नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे प्रणाली विश्लेषण के बारे में। बात कर रहे थे प्रणाली विश्लेषण के अंदर हमने डेविड स्टर्न का सिद्धांत पढ़ा था। डेविड स्टर्न ने आगत और निर्गत का मॉडल दिया। आगत निर्गत के अंदर उसने आगत भी 4 प्रकार की बताई, यानी कि मांगे 4 प्रकार की बताई, समर्थन भी 4 प्रकार का बताया और नियामक तंत्र जो मांगों को रोकने वाला जो तंत्र है उसको भी 4 प्रकार का बताया और निर्गत को भी 4 प्रकार से बताता है। आज हम पढ़ेंगे कि डेविड स्टर्न के सिद्धांत के अंदर कुछ कमजोरियां रह गई थी। उसकी कमजोरियों का पता लगाकर ये जो सिद्धांत देने वाला संरचनात्मक कृत्यात्मक विश्लेषण या संरचनात्मक कृत्यात्मक प्रणाली या राजनीति या मॉडल या सिद्धांत, कुछ भी कह सकते हैं। यह सिद्धांत दिया किसने? यह सिद्धांत दिया था ग्रेबियल आलमंड ने। किसने दिया था? ग्रेबियल आलमंड ने यह सिद्धांत दिया था। हम चर्चा करेंगे कि यह सिद्धांत की उत्पत्ति कहां से हुई। हमने चर्चा की थी कि डेविड स्टर्न का सिद्धांत है वो सबसे पहले प्राकृतिक विज्ञान के अंदर, जीव विज्ञान के अंदर आया था। सबसे पहले जीमास, मैंने एक फार्मूला बताया था आप लोगों को कि जीमास रा। तो सबसे पहले डेविड स्टर्न का जो आगत निर्गत का जो सिद्धांत है जो प्राकृतिक विज्ञान के अंदर सबसे पहले जीव विज्ञान के अंदर आया, फिर किस में आया? मानव शास्त्र में आया, उसके बाद में समाजशास्त्र में आया, फिर डेविड स्टर्न के द्वारा आगत निर्गत जो का सिद्धांत है वो राजनीति विज्ञान में आया। ठीक उसी प्रकार से ये जो सिद्धांत है संरचनात्मक कृत्यात्मक विश्लेषण सिद्धांत, इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है। देखते हैं कि इस उपागम की प्रेरणा कहाँ से हुई, कहाँ से इसकी उत्पत्ति हुई, तो इसकी प्रेरणा हमें कहाँ से मिली। ये 2 व्यक्ति हैं, 2 विद्वान हैं, रेडक्लिफ ब्राउन और मेलिनोस्की सरीखे। ठीक है, रेडक्लिफ ब्राउन और मेलिनोस्की सरीखे। इन लोगों ने क्या किया? एक जनजातीय समूह का इन लोगों ने अनुसंधान किया, रिसर्च किया। कहाँ? एक कच्ची बस्ती में जाकर, जो कि जनजातियों की, आदिम जनजातियों की कच्ची बस्ती थी। वहां उन्होंने अनेक जनजातियों का क्या किया? वहां जाकर रिसर्च किया कि आखिर ये लोग कैसे एकता बनाए रखते हैं, कैसे अपने समाज को ये बनाए रखते हैं। इनके नृत्य, इनकी संस्कृति, इनकी जो परंपराओं के माध्यम से ये लोग कैसे एक रहते हैं, तो उनकी एकता के ऊपर रिसर्च किया था। ठीक है, तो इनके विशेष कृत्य, अर्थात इनके जो कृत्य होते हैं, कृत्य यानी कि इनकी समाज की परंपरा है, इनका धर्म है, इनकी रीति रिवाज है, इनका तंत्र मंत्र है, इनके द्वारा वो किस प्रकार से अपनी समाज की एकता स्थापित करते हैं जनजाति समुदाय। तो इनके विशेष कृत्य, विधि विधान, तंत्र मंत्र, धर्म कर्म आदि पर ये किस तरह एकता स्थापित करते हैं, अपनी परंपराओं के द्वारा ये अब समाज में किस तरह एकता स्थापित करते हैं, इसके ऊपर उन्होंने अनुसंधान किया और सैद्धांतिक रूप से उन्होंने एक सिद्धांत भी दिया जिसका कहीं पर नाम नहीं है, लेकिन यहाँ पर उन्होंने रिसर्च किया था कि आदिवासी जनजाति लोगों के अंदर अपनी परंपराओं के आधार पर, अपने धर्म कर्म के आधार पर, अपने तंत्र मंत्र के आधार पर, अपने विधि विधान के ऊपर और अपने नृत्यों के आधार पर, ये सांस्कृतिक प्रोग्राम के आधार पर अपने एकता स्थापित कैसे करते हैं, ये एक सैद्धांतिक रूप से उन्होंने ढांचा बनाया था। उसके बाद में क्या किया कि ये सैद्धांतिक ढांचा को, ये तो था आदिवासी समाज के अंदर, फिर एक सभ्य समाज के अंदर प्रयोग में लाने वाले कौन थे? आदिवासी समाज से बाद में इसको सभ्य समाज में लाने का काम किसने किया था? समाज मनोवैज्ञानिक टेलकट पार्सन्स, याद रखना, टोलकट पार्सन्स भी बोलते हैं। तो टोलकट पार्सन्स ने इसको सभ्य समाज में इसका प्रयोग किया कि सभ्य समाज अपनी परंपराओं के माध्यम से, अपने धर्म अधर्म के माध्यम से, अपनी सांस्कृतिक रीति रिवाजों के माध्यम से एकता स्थापित कैसे करते हैं, कैसे ये एक बने रहते हैं, इसका उन्होंने रिसर्च किया, अनुसंधान किया। उसके बाद में डेविड स्टर्न आए। ठीक है, तो डेविड स्टर्न ने इसी सिद्धांत को पढ़ा और उसके बाद में, इससे पहले डेविड स्टर्न ने आगत निर्गत का सिद्धांत दिया। तो डेविड स्टर्न के आगत निर्गत सिद्धांत में कुछ कमियां रह गई थी, उस कमियों को दूर करने के लिए किसने? अमेरिकी वैज्ञानिक
ग्रेबियल आलमंड ने, ठीक है, ग्रेबियल आलमंड ने डेविड ईस्टन के सिद्धांत में से कुछ कमजोरियों को देखकर यह संरचनात्मक कृत्यात्मक सिद्धांत विश्लेषण का सिद्धांत देता है। वो ये कहता है कि डेविड ईस्टन का जो आगत निर्गत सिद्धांत है वो क्या है कि राजनीति प्रणाली में करते हैं, क्या कहा, करते यानी कार्य है, फंक्शन से है। और डेविड ईस्टन के आगत निर्गत सिद्धांत के अंदर जो आगत है, जो मांगे हैं, जो समर्थन है, जो निर्गत है, आगत और निर्गत को यहाँ पर उसने करते माना, कार्य माना, ये कार्य माना, ठीक है। और कार्यों के साथ साथ डेविड ईस्टन ने क्या किया कि हर कार्य की बहुत सारी क्या होती है, संरचनाएं होती है, स्ट्रक्चर होती है, और इसी के आधार पर इस सिद्धांत को कहा गया संरचनात्मक कृत्यात्मक विश्लेषण। आपको क्या याद रखना है कि संरचनात्मक कृत्यात्मक सिद्धांत किसने दिया, तो ग्रेबियल आलमंड ने दिया था। कौन सी बुक में दिया था, यह भी जरूर आप याद रखें कि द पॉलिटिकल ऑफ द डेवलपिंग एरियाज, ठीक है, डेवलपिंग एरियाज, द पॉलिटिकल ऑफ द डेवलपिंग एरियाज, इसका हिंदी में अर्थ होता है विकासशील क्षेत्रों की राजनीति। विकासशील क्षेत्रों की राजनीति ये 1960 में प्रकाशित होती है। तो एक बार पुनः मैं आपको समझाऊं कि डेविड ईस्टन के आगत निर्गत सिद्धांत को ग्रेबियल आलमंड केवल कृत्य मानता है। क्या मानता है, कृत्य मानता है। फिर उस कृत्य के साथ साथ आलमंड महोदय ने क्या जोड़ दिए, हर कृत्य के साथ संरचनाएं जोड़ दी कि एक कृत्य के साथ बहुत सारी संरचनाएं होती है, तो इसलिए कृत्यों के साथ उसने संरचना के बारे में बताया, इसीलिए इसको संरचनात्मक कृत्यात्मक विश्लेषण का सिद्धांत कहते हैं। शायद आप समझ गए होंगे। अब अपन सिद्धांत के बारे में बात करते हैं। आगे देखते हैं, अमेरिकी राजनीतिक वैज्ञानिक ग्रेबियल आलमंड, यह अमेरिका का था। ग्रेबियल आलमंड ने डेविड ईस्टन के आगत निर्गत सिद्धांत को अपनी बुक, अब बुक का नाम याद रखना आप, ग्रेबियल आलमंड की बुक कौन सी अभी बताई थी, दोबारा देख लीजिए आप, द पॉलिटिकल ऑफ द डेवलपिंग एरियाज 1960 में प्रकाशित होती है। इसका हिंदी में नाम होता है कि विकासशील क्षेत्रों की राजनीति, ठीक है। तो ये बुक भी आपसे पूछा जा सकता है कि मिलान करने वाले प्रश्नों के अंदर कि द पॉलिटिकल ऑफ द एरियाज पुस्तक, डेवलपिंग एरियाज पुस्तक किसकी है, तो आलमंड की है, ग्रेबियल आलमंड की है। 1960 में ये पुस्तक प्रकाशित होती है। इसी पुस्तक के अंदर क्या किया उसने, वो देखिए, डेविड ईस्टन के सिद्धांत में आगत निर्गत का जो सिद्धांत दिया था डेविड ईस्टन का, तो डेविड ईस्टन का जो सिद्धांत था आगत निर्गत राजनीति प्रणाली में कृत्य है, उसने क्या कहा कि डेविड ईस्टन का जो सिद्धांत है वो राजनीतिक प्रणाली के अंदर जो आगत निर्गत का सिद्धांत है वह राजनीतिक प्रणाली के अंदर क्या है, कृत्य है, फंक्शन से है, कार्य है, ठीक है। तो कार्य माना, यानी कि आगत निर्गत के सिद्धांत को ग्रेबियल आलमंड ने कार्य मान रहा है, और प्रत्येक कार्य की अनेक क्या होती है, संरचना होती है। एक कोई कार्य होता है उसकी बहुत सारी क्या होती है, संरचनाएं होती है, स्ट्रक्चर होती है। अब जिस प्रकार से डेविड ईस्टन ने अपने सिद्धांत के अंदर आगत के अंदर मांगे भी 4 प्रकार की बताई, समर्थन भी 4 प्रकार का बताया, निर्गत भी 4 प्रकार का बताया, और नियामक तंत्र भी 4 प्रकार का बताया, उसी प्रकार से आपको यह याद रखना है कि ग्रेबियल आलमंड ने अपना संरचनात्मक कृत्यात्मक सिद्धांत के अंदर कितने प्रकार के आगत कार्य बताया, कितने प्रकार के आगत कार्य बताया, इनपुट्स फंक्शंस बताया, कितने प्रकार के आगत कार्य बताया, तो 4 प्रकार का आगत कार्य बताया, तथा कितने प्रकार के निर्गत कार्य बताया, तो 3 याद रखना। तो आगत कार्य 4 और निर्गत कार्य 3, ये याद रखना, ठीक है, ये बताया। और इसी के आधार पर कि आगत 4 प्रकार के और निर्गत 3 प्रकार के कार्य होते, इसी के आधार पर उसने क्या किया कि ग्रेबियल आलमंड ने संरचनात्मक कृत्यात्मक विश्लेषण या संरचनात्मक कृत्यात्मक प्रणाली उपागम की नींव रखी थी। तो नींव रखने वाले कौन है, ग्रेबियल आलमंड है, और जनक भी यही है।
अब इसके बाद में क्या होता है कि इसके साथ एक व्यक्ति अन्य और जुड़कर एक रेखा चित्र देते हैं, अपना एक सिद्धांत समझाने की कोशिश करते हैं, वो आपको बता देता हूं। तो आप समझ गए होंगे कि गैब्रियल आलमंड ने संरचनात्मक कृत्यात्मक विश्लेषण क्या है, कि उसने कृत्यों के साथ साथ संरचना जोड़ी अपने सिद्धांत के अंदर, इसलिए यह संरचनात्मक कृत्यात्मक विश्लेषण का सिद्धांत है। आगे चलकर गैब्रियल गैब्रियल आलमंड ने अपने दोस्त जीबी पावल से मिलकर दोनों ने एक पुस्तक लिखी, किसके संदर्भ में? संरचनात्मक कृत्यात्मक सिद्धांत को दुनिया को बताने के लिए कि ये हमारा संरचनात्मक कृत्यात्मक सिद्धांत है। तो उन्होंने उस बुक के अंदर एक रेखा चित्र के माध्यम से वो सिद्धांत समझाने की कोशिश की थी, और वही सिद्धांत ये है। ठीक है, अब गैब्रियल आलमंड ने संरचनात्मक कृत्यात्मक सिद्धांत की नींव रखी, लेकिन इसका विस्तृत रूप से व्याख्या करने वाले आलमंड के साथ साथ जीबी पावल का नाम भी सुना है। यदि आपसे पूछा जाए कि संरचनात्मक कृत्यात्मक सिद्धांत किसने दिया, यदि सिंगल ऑप्शन है गैब्रियल आलमंड, तो गैब्रियल आलमंड ने क्या है कि नींव रख दी थी, और ऑप्शन में दोनों है कि गैब्रियल आलमंड, जीबी पावल, तो आलमंड पावल दोनों होंगे। ठीक है, वो ऑप्शन की प्रकृति से हमारा आंसर निकलेगा। तो इन दोनों की एक रचना है, दोनों ने कंबाइंड रूप से एक रचना लिखी है, और उस रचना का नाम है, एक बुक का नाम है कंपैरेटिव पॉलिटिक्स ए डेवलपमेंटल अप्रोच। ठीक है, या डेवलप मैपिंग भी बोल सकते हैं इसको, और कंपैरेटिव पॉलिटिक्स ए डेवलपमेंटल अप्रोच, तुलनात्मक राजनीति विकासात्मक उपागम। दोबारा सुनिए, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स ए डेवलपमेंटल अप्रोच 1966 में प्रकाशित होती है। हिंदी में अर्थ होता है तुलनात्मक राजनीति विकासात्मक उपागम। ये बुक गैब्रियल आलमंड और पावल की है, तो जिसको शॉर्ट में अपन क्या बोलेंगे, आलमंड पावल कहते हैं, आलमंड पावल के नाम से जानते हैं इन दोनों को। तो आलमंड पावल की ये बुक है, ये मिलान करने वाले प्रश्नों में भी आ सकती है। इस बुक के अंदर अपना सिद्धांत संरचनात्मक कृत्यात्मक सिद्धांत को ये समझाना चाहते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग क्या है वो देखिए आप। इन्होंने कहा कि राजनीतिक प्रणाली होती है, पॉलिटिकल सिस्टम होता है, इसको अपन संसद मानेंगे, यानी सरकार मानेंगे, संसद मानेंगे, इसको अपने भारत के संदर्भ में देखें। तो उन्होंने कहा कि जैसे कि डेविड ह्यूस्टन ने अपने सिद्धांत के अंदर 4 प्रकार की आगत बताई थी, 4 प्रकार की मांग भी बताई थी, 4 प्रकार की समर्थन भी बताए थे, उसी प्रकार से इसने और उन्होंने आगत निर्गत को ये यहाँ पर कृत्य कहता है। क्या कहता है? कृत्य कहता है। इन्हें एक नया शब्द जोड़ दिया कृत्य के साथ साथ, और ये कहता है कि हर कृत्य के साथ बहुत सारी क्या होती है, संरचना होती है। तो वो देखिए आप। तो ये तो क्या है कि आगत है, जैसे कि डेविड ह्यूस्टन ने दिया था उसी प्रकार से ये क्या है, आगत है, और उसी प्रकार से ये क्या है, निर्गत है। और ये जो पूरा और का जो ये है, ये सिस्टम, ये लोकतंत्र, ये जो है, ये पर्यावरण है, ये एक समाज है, बहुत बड़ा समाज है, जिसको अपन एक भारत के संदर्भ में देख लिए कि ये अपना क्या है, एक भारत है, पूरा पर्यावरण। इसके अंदर आगत के अंदर जो पहला कृत्य दे रखा है, यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं कि सारे ऑप्शन देकर कि आलमंड पावल के अकॉर्डिंग निम्न में से कौन सा कृत्य शामिल नहीं है। ठीक है, तो देखो पहला कृत्य है हमारे सामने कि राजनीतिक समाजीकरण एवं भर्ती। ये याद कर लेना आप, राजनीतिक समाजीकरण एवं भर्ती। अब ये तो है कार्य, ठीक है, और इसकी संरचना स्ट्रक्चर क्या होती है, इसके अंदर शामिल होती है संरचनाओं के अंदर कि अपना परिवार है, मित्र मंडली, अपने दोस्त है, शैक्षिक व धार्मिक संगठन है, जितने भी शैक्षिक संस्थाएं हैं, धार्मिक संगठन है, वो इसमें शामिल होते हैं। यहाँ भर्ती का मतलब क्या है कि जैसे कि भर्ती करना, हमारे धार्मिक संस्थाओं में भर्ती करना, हमारे शैक्षिक संस्थाओं में भर्ती करना, हमारे परिवार में नया सदस्य आना, मित्र मंडल में नया सदस्य बनाना, और मुख्य रूप से जो हमारे जो राजनीतिक संगठन है, जो दल है, जो है ना, जो समाज को आगे बढ़ाने का जो कार्य करते हैं, उसमें नया सदस्य जोड़ना और पुराने को सेवानिवृत्त करना, ऐसी जो व्यवस्था है वो कहलाती है भर्ती। ठीक है, तो
ये इसकी संरचनाएं हो जाती है और ये करते हैं राजनीतिक समाजीकरण एवं भर्ती, और ये इसकी क्या है संरचनाएं। कई बार ये भी पूछ लेता है कि राजनीति समाजीकरण एवं भर्ती के अंदर कौन सी संरचना शामिल नहीं है। तो ये कुछ आप शब्द याद रखना, परिवार, मित्र मंडली, शैक्षिक और धार्मिक संगठन, इस तरह से आप याद रखना। आगे दूसरा जो कार्य है वो है हित स्पष्टीकरण। अब आप बताओ, यहां से बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न आते हैं साथियों, बहुत आपसे पूछा जाता है कि हित स्पष्टीकरण की संरचना है, राजनीतिक दल है या दबाव समूह है, राजनीतिक दल है या दबाव समूह है। बहुत सारे लड़के चित ऐसा प्रश्न आता है तो चित हो जाते हैं कि राजनीतिक दल होगा, दबाव समूह होगा। तो ध्यान दो को देखो, हितों को स्पष्टीकरण करने वाले यानी कि दबाव समूह ही वो चीज है, वो संरचना है जो अपना हित स्पष्टीकरण करते हैं। तो इसका संबंध, इसकी संरचना क्या होगी, हित समूह हो गया, अर्थात दबाव समूह हो गया। आपको पता है कि लोकतंत्र के अंदर बहुत सारे दबाव समूह बन जाते हैं, प्रेशर डालते हैं, अपनी मांग डालते हैं, सरकार के तक पहुंचाते हैं, यानी कि राजनीतिक प्रणाली तक अपनी मांगों को पहुंचाते हैं। कौन, हित समूह। तो हित समूह अपने हितों के लिए यानी हित स्पष्टीकरण, अपनी मांगों के अंदर हित स्पष्टीकरण करते हैं कि हमारी ये मांग राजनीतिक प्रणाली तक जाए, संसद तक जाए और निर्गत के रूप में हमारे यहाँ पे कानून नियम वो बनाए जाए। तो ये बात है कि हित आपको ज़्यादा रटने की जरूरत नहीं है, ज़्यादा याद करने की जरूरत नहीं है। आप इतना ही याद करो कि हित स्पष्टीकरण का संबंध हित समूह से अर्थात दबाव समूह से, प्रेशर ग्रुप से है। आगे बात है कि हित समूहन या हित समूहीकरण। देखो यहां पर भी हित आ रहा है और यहां पर भी हित आ रहा है, यहां बच्चे का प्रश्न गलत होने की संभावना रहती है। तो याद किए कि हित समूहन पूछे या हित समूहीकरण पूछे, ठीक है, समूहकरण पूछे, तो इनका संबंध है राजनीतिक दल। क्योंकि कुछ राजनीतिक दल भी अपने लिए, अपने स्वार्थ के लिए राजनीतिक प्रणाली के अंदर क्या करते हैं कि कुछ कानून नियम बनाते हैं अपने स्वार्थ के लिए, ठीक है। तो वो है हित समूहन, हित समूहीकरण, तो राजनीतिक दल। मैं इनका आपको अंग्रेजी शब्द भी यहाँ पर लिख देता हूँ ताकि आपके कोई दिक्कत नहीं आए कभी ये, क्योंकि यहाँ पर गड़बड़ लगता है लोगों के, बहुत सारे गलत करते हैं यहाँ पर कि हित स्पष्टीकरण का संबंध हित समूह से, दबाव समूह से। मैं इसको आपको अंग्रेजी शब्द लिख देता हूँ कि हित को बोलेंगे इंटरेस्ट, हित को बोलेंगे इंटरेस्ट और स्पष्टीकरण को बोलेंगे आर्टिकुलेशन। क्या बोलेंगे, आर्टिकुलेशन, आर्टिकुलेशन। तो इंटरेस्ट, आर्टिकुलेशन याद रखना, ये होता है हित स्पष्टीकरण और ये प्रेशर ग्रुप है ये। आगे यहां पर जो हित समूहन और हित समूहीकरण है, इसको अंग्रेजी में क्या बोलेंगे, हित को तो इंटरेस्ट बोलेंगे अपन, और एग्रेगेशन, समूहीकरण को बोलेंगे AGREGATION। तो अब याद रखना आप कि आर्टिकुलेशन का संबंध हित समूह से है, दबाव समूह से है, और एग्रेगेशन का संबंध है राजनीतिक दल से अर्थात हित समूहकरण से। आप समझ गए होंगे अब। और राजनीतिक संप्रेषण ये एक कार्य है जो जनसंचार के जो साधन होते हैं उनके माध्यम से सरकार तक बात पहुंचती है। तो ये सरकार के पास जब बात पहुंचती है तो सरकार निर्गत के रूप में अब क्या है, कानून नियम बनाती है। तो निर्गत को भी यहाँ पे करते माना है और संरचना मानी है कि यहाँ पर निर्गत जब कार्य होता है, जो कानून नियम बनता है, तो उनकी भी क्या है, कार्य होता है, संरचना होता है। जैसे ही नियम कानून बनते हैं तो यहाँ पर इस राजनीतिक प्रणाली में क्या होता है कि नियम निर्माण होता है। तो नियम निर्माण कौन बनाएगी, यहाँ विधायिका बनाएगी। क्या बनाएगी, विधायिका। तो विधायिका क्या हो गई, संरचना हो गई, और नियम निर्माण क्या हो गया, कार्य हो गया। और नियम को बाद में क्या करेगी, जो कानून नियम बनेगा उसको लागू करेगा। तो नियम अनुप्रयोग, अनुप्रयोग का मतलब होता है लागू करना। लागू कौन करेगी, कार्यपालिका करेगी। और नियम अधीन निर्णय, यानी कि कौन सा कानून गलत है, कौन सा कानून बेकार है, ठीक है, जिसको अपन न्यायिक पुनरावलोकन कहते हैं। हमारे संविधान के अंदर अनुच्छेद 13 है, वो न्यायिक पुनरावलोकन आधार है। तो ठीक प्रकार से नियम अधिनिर्णय का कार्य कौन करता है, न्यायपालिका करती है। तो देखिए इधर 4 प्रकार के करते हैं, ठीक है, और इधर 3 प्रकार के क्या है, करते हैं। यहां पर 4 प्रकार के करते बताए गए हैं। किसमें, आगत में 4 प्रकार के करते हैं, जबकि निर्गत में 3 प्रकार के कर्तव्यों के बारे में बताया है इसने, ठीक है।
तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, आपको थोड़ा सा ये याद करना पड़ेगा, ये सिस्टम याद करना पड़ेगा। यही क्या है, आमंड पावल का क्या है, कृत्य संरचनात्मक सिद्धांत है। तो इसे आप जरूर याद रखें, ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और ये जरूर याद रखना, हित स्पष्टीकरण और हित समूहकरण क्या है। हित स्पष्टीकरण, जिसको अंग्रेजी में इंटरेस्ट आर्टिकुलेशन कहते हैं, इसका संबंध केवल दबाव समूह से है, जबकि हित समूहीकरण का संबंध राजनीतिक दल से, पॉलिटिकल पार्टी से संबंध है। देखो, विश्लेषण का औजार या ब्लैक बॉक्स मॉडल, ये आपसे पूछा जाए कि विश्लेषण का औजार और ब्लैक बॉक्स मॉडल किसे कहा जाता है, तो डेविड स्टन के आगत निर्गत सिद्धांत को ही हम विश्लेषण का औजार व ब्लैक बॉक्स मॉडल कहेंगे। ये भी जरूर याद रखें आप। अन्वेषण का औजार, ये तो है विश्लेषण का औजार, ये है अन्वेषण का सिद्धांत। तो अन्वेषण का जो औजार है वो किस सिद्धांत को कहेंगे, वह आमंड पावल के संरचनात्मक प्रकार्यवाद, इसे ही हम संरचनात्मक कृत्यात्मक सिद्धांत कहते हैं। प्रकार्यवाद बोलो चाहे कृत्यात्मकवाद बोलो, एक ही बात है। तो अन्वेषण का औजार आमंड पावल का जो सिद्धांत है संरचनात्मक प्रकार्यवाद को कहते हैं। आमंड ने अपने संरचनात्मक कृत्यात्मक सिद्धांत को क्या कहा था, एक नया नाम और दिया था, विकासात्मक उपागम। कब नाम दिया था, सबके अंत में। उसने कहा कि ऐसे सिस्टम से तो क्या है, देशों का विकास होगा, इसलिए उसने विकासात्मक उपागम नाम दिया था। किसको, अपने संरचनात्मक कृत्यात्मक सिद्धांत को, अर्थात डेवलपमेंटल अप्रोच नाम दिया था। किसने, आमंड ने दिया था, पावल ने नहीं दिया था। अब आमंड पावल के इस सिद्धांत के अंदर, यानी कि संरचनात्मक कृत्यात्मक सिद्धांत के अंदर, यानी कि जो निर्गत होता है, ठीक है, और निर्गत की जो संस्थाएं होती है, जो संरचनाएं होती है, वो होती है विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। ये जो संरचनाएं होती है ये सरकार के परंपरागत करते हैं, ठीक है। विधायिका, कार्यपालिका, जो न्यायपालिका, ये जो ना, ये सरकार के परंपरागत करते होते हैं और इन्हीं के द्वारा जो कार्य है, नीति निर्माण बनाना, उसको लागू करना और अधिनिर्णय सुनाना, जो कार्य है इन्हीं के द्वारा, इन्हीं संरचनाओं के द्वारा पूरे किए जाते हैं। तो ये जो विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, ये जो संरचनाएं हैं, ये क्या है, परंपरागत संरचनाएं हैं। कोई भी सरकार है लेकिन ये चीजें तो क्या रहेगी, स्थायी रहेगी, ठीक है, यानी कि ये औपचारिक रूप से रहेगी। लेकिन इस सिद्धांत के अंदर जो आगत बताई गई है, आगत करते बताए गए हैं, वो गैर सरकारी उप प्रणालियों द्वारा सरकार तक पहुंचते हैं। जैसे कि हमने समाजीकरण एवं भर्ती वाला देखा है अभी, उसके अंदर मित्र मंडली, परिवार है, संगठन है, ये देखा। तो ये क्या है, गैर सरकारी चीज़ें तो है। तो इस तरह से ये क्या है कि हम ये माने कि जो आमंड पावल का जो संरचनात्मक कृत्यात्मक सिद्धांत है, उसके अंदर जो आगत वाली जो चीज़ें हैं, आगत वाली है जिसमें कृत्य हो गया और उसकी संरचना होगी, ये दोनों क्या है, गैर सरकारी है और अनौपचारिक रूप से है। जबकि इस सिद्धांत के अंदर जो निर्गत वाली जो चीज़ें हैं, चाहे वह भले ही करते हो, भले ही संरचना हो, वो क्या है कि सरकारी सिस्टम से पूरा किया जाता है। तो नमस्कार साथियों, वीडियो कैसा लगे ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।